सीआरपीसी 1973 का चैप्टर नंबर 12 हम लोग पढ़ रहे हैं। सेक्शन 166 तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, लेकिन एक क्विक रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 165 डील करता है सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर से। अगर पुलिस ऑफिसर अपने लोकल एरिया में कोई सर्च करना चाहता है, तलाशी करना चाहता है, तो वो कर सकता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस। इसके बारे में डील करता है सेक्शन 165। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपने लोकल एरिया के बाहर सर्च करना चाहता है तो उसके लिए प्रोविजंस अवेलेबल हैं सेक्शन 166 में। लेकिन सेक्शन 166 में दो बातें लिखी हैं। पहली बात ये लिखी है कि वो पुलिस ऑफिसर, दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एक रिटन ऑर्डर सेंड करेगा टू द सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस स्टेशन इन हुज लोकल लिमिट्स ही वांट्स द सर्च टू बी कंडक्टेड। जहां पे तलाशी ली जानी है वहां का लोकल जुरिस्डिक्शन का जो पुलिस थाना होगा उसके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, दैट इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर को, ऐसा इन्वेस्टिगेशन के लिए, सर्च के लिए राइटिंग में रिपोर्ट भेजी जाएगी। लेकिन दूसरी बात यही सेक्शन ये कहता है कि अगर ये सारे प्रोसीजर में महसूस होता है कि बहुत समय लग सकता है, और इतना समय भी लग सकता है कि हो सकता है कि जो एविडेंसेस वगैरह हैं वो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, छुपा दिए जाएं, खराब कर दिए जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है उस लोकल एरिया के बाहर, अपने पुलिस स्टेशन के लोकल लिमिट्स के बाहर, और बस उसका एक ऑर्डर वो सेंड कर देगा, एक नोटिस, नॉट ऑर्डर, एक नोटिस वो सेंड कर देगा टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन हुज लोकल एरिया ही इज कंडक्टिंग द सर्च, जिससे कम से कम इंफॉर्मेशन तो रहे ना उसको कि भी मेरे एरिया में क्या हो रहा है। ये था सेक्शन 166। दोबारा से एक बार बता दूं, 165 में अपने ही एरिया में सर्च करने की पावर है, 166 में दूसरे के एरिया में सर्च करने की पावर है, और इसके बाद में इंसर्ट किए गए थे दो सेक्शंस, सेक्शन 166A एंड सेक्शन 166B। सेक्शन 166A एम्पावर करता है टू कंडक्ट द सर्च आउटसाइड इंडिया। 166 में अपने लोकल एरिया से बाहर गए थे, 166A में इंडिया के बाहर चले गए, और 166B में कहता है कि बाहर से कोई आके इंडिया में अगर सर्च करना चाहे इन्वेस्टिगेशन पर्पस से तो वो भी कर सकता है। हालांकि उसके प्रोसीजर्स जो भी हैं डिफाइंड हैं एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के, उसके जो भी प्रोसीजर्स होंगे उनको फॉलो किया जाएगा। बट प्रोविजन दे रखे हैं कि अगर इंडिया का पुलिस ऑफिसर, इंडिया का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंडिया के बाहर सर्च करना चाहता है तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 166A अप्लाई होंगे, और बाहर का कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंडिया में सर्च करना चाहता है तो सेक्शन 166B के प्रोविजन अप्लाई होंगे। एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं इन सेक्शन की और फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 166A, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू competent authority for investigation in a country or place outside India। आउटसाइड इंडिया अगर सर्च किया जाना है, इन्वेस्टिगेशन किया जाना है, तो उसके लिए एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पहले सेंड किया जाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, इफ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो एप्लीकेशन कौन सेंड करेगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, or any officer superior in rank to the investigating officer, that evidence may be available in a country or place outside India। कहाँ पे सेंड करेगा? जहाँ पे एविडेंस अवेलेबल है, और वो एविडेंस अगर इंडिया के बाहर है, कंट्री के बाहर है, तो ऐसी सिचुएशन में एनी क्रिमिनल कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। सेंड कौन करेगा? एप्लीकेशन कौन देगा? एन एप्लीकेशन इज मेड, कौन कर दे रहा है ये एप्लीकेशन? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और जो ऐसा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की पावर किसके पास में है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के लिए लिखा गया है एनी क्रिमिनल कोर्ट में इशू, एनी क्रिमिनल कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू a court or an authority in that country or place competent to deal with such request to examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and to record his statement made in the course of such examination, and also to require such person or any other person to produce any document or thing
which may be in his possession pertaining to the case and to forward all the evidence so taken or collected or the authenticated copies thereof or the things so collected to the court issuing such letter. तो यहाँ पे 2-3 अथॉरिटीज़ आई हैं, इनको एक बार आप ध्यान कर लें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई एविडेंस जो आउटसाइड इंडिया है तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन किसे? टू द क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा किसे? टू द कोर्ट और एन अथॉरिटी इन दैट कंट्री, उस दूसरे कंट्री में जिस कंट्री में वो एविडेंस है उस कंट्री के किसी कोर्ट या फिर किसी अथॉरिटी को जो कि कंपिटेंट होगी ऐसा इंक्वायरी करने के लिए, सॉरी ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और फिर वो अथॉरिटी क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? वो अथॉरिटी वहाँ पे जिस पर्सन के बारे में कहा गया है, जिस प्लेस के बारे में किया गया है, उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी। कोई थिंग्स अगर वहाँ से कैप्चर की जाती है तो उन थिंग्स को भी अपनी कस्टडी मिलेगी। और फाइनली ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉपीज़, एविडेंसेस जो भी हैं, ये किसे वो फॉरवर्ड कर देगी? अथॉरिटी टू द कोर्ट इशूइंग सच लेटर। कौन सी कोर्ट ने वो लेटर इशू किया था? एनी क्रिमिनल कोर्ट ने। तो उस कोर्ट के पास फिर वो चीज़ें आ जाएंगी और वो कोर्ट वो हैंड ओवर कर देगी किसे? टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। अब ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसने इशू किया है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्रिमिनल कोर्ट ने इशू किया है। किस तरह से भेजा जाएगा, किस तरह से ट्रांसमिट किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा डिसाइड कर देगी, जैसा स्पेसिफाई कर देगी, उस तरह से भेज दिया जाएगा। एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और द डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव्ड। तो यहाँ 3 चीज़ों की बात आ रही है। एक तो स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड हुए, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स अगर कोई मंगवाए गए हैं, या फिर अदर कोई आर्टिकल्स और थिंग्स कोई रिसीव हुई हैं। 3 चीज़ों की बात हुई है। तो अंडर सबसेक्शन 1 shall be deemed to be the evidence collected during the course of investigation under this chapter। तो इन सब चीज़ों को ये माना जाएगा कि ये चैप्टर 12 में जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसी के अंडर में एविडेंस का काम करेंगे। ये तीनों चीज़ें एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड किया हमने? स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड फ्रॉम द पर्सन्स, डॉक्यूमेंट्स ऑक्यूपाइड फ्रॉम द पर्सन्स एंड द थिंग्स टेकन इनटू कस्टडी फ्रॉम द पर्सन्स। तीनों चीज़ उसमें इंक्लूड कर रखी है। तो क्या डील करता है सेक्शन 166A? इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड द कंट्री। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 166B लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। इस बार हमें जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है वो रिसीव हो रहा है। कहाँ से रिसीव हो रहा है? फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। तो किसे रिसीव हो रहा है? टू द कोर्ट और एन अथॉरिटी। जैसे हमने जब इशू किया था तो हमने भी कोर्ट एंड अथॉरिटी को इशू किया था, और यहाँ पे जब रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे भी कोर्ट और एन अथॉरिटी को ही रिसीव हो रहा है। किस पर्पज से रिसीव हो रहा है? फॉर इन्वेस्टिगेशन इंडिया, इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अपॉन रिसीट ऑफ अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया competent to issue such letter in that country or place for the examination of any person or production of any document or thing in relation to an offence under investigation in that country or place, the central government may if things fit। तो सबसे पहली बात तो किससे रिसीव हो रहा है? हमें रिसीव हो रहा है आउटसाइड इंडिया से। और किस पर्पस से रिसीव हो रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर उचित लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रोप्रिएट समझेगी, उचित समझेगी, तो ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किससे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा? आइदर टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और उम्मीद करता हूँ ध्यान है दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और अगर अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उम्मीद करता हूँ आप सबको ध्यान होगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? जल्दी से मैसेज चैट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग, मेट्रोपॉलिटन एरिया का सेक्शन बताएंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन 2 के कौन से क्लॉज में डिफाइंड है? जल्दी से मेंशन करेंगे,
लोपामुद्रा का सबसे पहले आंसर आया है, उसके बाद में मोहिनी का आंसर आया है, देन अभिषेक का आंसर आया है। अरे जितने लोग हैं सब लोग आंसर कीजिए जल्दी से। मेट्रोपॉलिटन एरिया हैव बीन डिफाइंड अंडर विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 2? सेक्शन 2 के कौन से क्लॉज में डिफाइंड है? 3 लोगों के आंसर आए हैं मेरे पास में, तीनों ने आंसर दिया है सेक्शन 2 के। जी रिचा, मुकेश, आप लोगों के भी आंसर आ गए, सभी के आंसर करेक्ट हैं। रिचा आपका ये सेकंड आंसर भी करेक्ट है, दैट इज metropolitan area have been defined under section 2k and have been prescribed under section 8 because section 2k में तो सिर्फ इतना लिखा है as prescribed under section 8। फिर प्रिस्क्रिप्शन कहाँ दिया, प्रिस्क्राइब किया है सेक्शन 8 में, और उसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख है वो नहीं, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। और जब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर देगी तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाएगा। ये सेक्शन 8 में स्पेसिफाइड। चलिए बहुत अच्छा, आप सबको ध्यान है, याद है, सबने सही आंसर किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 166 बी के कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज ही मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ हु शैल देयर अपॉन समवन द पर्सन बिफोर him and record his statement or cause the document or thing to be produced। तो या तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे जो रिक्वेस्ट मिली है वो फॉरवर्ड कर देगी। फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जिस पर्सन के अगेंस्ट में वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया है, इन्वेस्टिगेशन लेटर आया है, तो उस पर्सन को कोर्ट में बुलाएंगे, उससे उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, अगर ज़रूरत है तो उससे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और कोई थिंग्स जिसके बारे में लेटर मिला है वो थिंग्स उससे कस्टडी में लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को सेंड द लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन हु शैल देयर अपॉन इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस इन सेम मैनर। और या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मैजिस्ट्रेट को ना देके किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को भी भेज सकते हैं, जो कि एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वर्क करके और ये सारे काम करेगा। एज इफ द ऑफेंस हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, और ठीक उसी तरह से ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी जैसे कि ये ऑफेंस इंडिया में ही हुआ हो। ऑल द एविडेंस टेकन और कलेक्टेड, एविडेंस में क्या क्या लिया, एक तो स्टेटमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट्स, तीसरा थिंग्स। तो स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड थिंग्स जो भी लिए गए हैं, तो ऑल द एविडेंसेस under subsection 1 or authenticated copies thereof or the things so collected shall be forwarded by the magistrate to the police officer as the case may be to the central government for transmission to the court or authority issuing the letter of request। तो वो जो कोर्ट है जिसने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं वो, या फिर पुलिस ऑफिसर जिसने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं, ये दोनों ही ये चीज़ें किसको फॉरवर्ड करेंगे, दे विल फॉरवर्ड द थिंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे एविडेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे एविडेंसेस फॉरवर्ड कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी किसके पास में, उस कोर्ट के पास में, या फिर उस अथॉरिटी के पास में जिसने वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया था। आई थिंक ये सिंपली क्लियर आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से सेक्शन 167 की तरफ। सेक्शन 167 बताता है अबाउट द प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। देखिए सेक्शन 154 में एफआईआर लॉन्च हुई, सेक्शन 154 में जैसे ही एफआईआर लॉन्च हुई तो सेक्शन 156 में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या फिर जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। अगर मान लीजिए ये इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हो सकी और वो जो कॉग्निजेबल केस था, कॉग्निजेबल ऑफेंस था, इस वजह से एक पर्सन को कस्टडी में लिया हुआ है, अरेस्ट कर रखा है, तो फिर उसकी रिमांड पे उसको लेना पड़ेगा, यानी कि विद इन 24 आवर्स उससे पहले मैजिस्ट्रेट के पास में प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे कि हमें ये एफआईआर मिली है, ये इन्फॉर्मेशन मिली है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इस मिस्टर एक्स को अरेस्ट किया है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि 24 आवर्स का टाइम एक्सपायर हो रहा था, 24 आवर्स का टाइम क्योंकि कंप्लीट हो रहा था, तो हम आपके पास ले आए हैं, कृपया करके आप इसको रिमांड पे दे दीजिए।
और ये जो 24 आवर्स का जो टाइम फिक्स है ना, ये सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी ने फिक्स किया है, आप लोगों को याद ही है। सेक्शन 57 बताता है नो पर्सन डिटेन्ड और अरेस्टेड कैन बी केप्ट इन कस्टडी more than 24 hours excluding the time for committal of the nearest magistrate court ना, जहाँ पे अरेस्ट किया वहाँ से और मजिस्ट्रेट तक ले जाने के लिए जो टाइम लगा है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, वो जरूर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कन्वेंस का। बाकी 24 आवर्स से ज़्यादा तक अगले को बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। तो सेक्शन 167 सिर्फ इतना ही बताता है कि जब जो इन्वेस्टिगेशन है वो विदिन 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हो सकती है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने इस पर्सन को प्रेजेंट किया जाएगा और जो भी उसके रीजंस हैं वो सब मेंशन किए जाएंगे वहाँ पे, जिससे कि उसको रिमांड पे लिया जा सके। द मजिस्ट्रेट टू होम an accused person is forwarded under this section may whether he has or has not jurisdiction। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको देखो क्या लिखा है। जिस मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट कर दिया ना कि भी 24 आवर्स कंप्लीट हो रहे थे, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास ले जाओ। अब उस मजिस्ट्रेट के पास में चाहे उस ऑफेंस से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन नहीं भी है, jurisdiction to try the case, तो भी from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such। तो यानी कि अगर उसके पास में उस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन नहीं भी है तो भी वो पुलिस कस्टडी देने के लिए एम्पावर्ड रहता है। मैजिस्ट्रेट थिंग्स फिट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 days। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, वो बार बार पुलिस कस्टडी में दे तो सकता है, रिमांड के लिए दे तो सकता है, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं। यानी कि कुछ भी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैक्सिमम टाइम पीरियड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कितने दिन का समय अवेलेबल है उसके पास, 15 दिन का है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। एंड इफ ही हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल and considers further detention unnecessary, he may order the accused to forward to a magistrate having such jurisdiction। और अगर उसे लगता है कि ये तो ज़्यादा डिटेंशन में रखने वाली ज़रूरत नहीं है, डिटेंशन में नहीं रखा जाना चाहिए, तो फिर उसको एक्विट वो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जिसका जुरिस्डिक्शन है उसके पास में फॉरवर्ड करेगा। प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन otherwise than in custody of the police beyond the 15 days if he satisfied that adequate grounds exist for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this paragraph for a total period exceeding 90 days where the investigation relates to an offense punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term not less than 10 years, or 60 days where the investigation relates to any other offense। तो क्या लिखा है प्रोवाइजो में? प्रोवाइजो में लिखा है, पहले तो दे रखा था सबसेक्शन 2 में 15 डेज की मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन उसके अलावा प्रोवाइजो ये देता है द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन। मैजिस्ट्रेट उसका डिटेंशन ऑथराइज कर सकता है अक्यूज्ड पर्सन का, अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस, पुलिस कस्टडी के अलावा बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। क्या समझ में आ रहा है भाई? पुलिस कस्टडी के अलावा अगर उसका डिटेंशन किया जाना है तो क्या बचता है? पुलिस कस्टडी के अलावा तो जुडिशियल कस्टडी बचता है ना। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, द मैजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन, डिटेंशन को ऑथराइज तो कर सकता है ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस, लेकिन पुलिस की कस्टडी के अलावा। तो पुलिस कस्टडी के अलावा किसके? पड़ोसी के पास तो रखेगा नहीं कि भाई आपका नेबर है, नेबर के पास में आप कस्टडी में रहोगे, पॉसिबल ही नहीं। पुलिस कस्टडी के अलावा क्या बचता है? जुडिशियल कस्टडी बचता है, और वो बियॉन्ड 15 डेज हो सकता है। लेकिन उसके साथ में भी क्या कहा है? पहली बात तो एडिक्वेट रीजन होना चाहिए उसके लिए, एडिक्वेट ग्राउंड होना चाहिए, और एडिक्वेट ग्राउंड के अलावा भी ये कहा है कि जुडिशियल कस्टडी में भी अगर इन्वेस्टिगेशन 90 डेज का मैक्सिमम पीरियड दे सकता है, 90 डेज यानी 3 मंथ्स के अप्रोक्स, कब? जब 10 ईयर्स तक का या 10 ईयर्स से ज़्यादा का अगर कोई ऑफेंस है, और अगर 10 ईयर्स से कम का ऑफेंस है तो 60 डेज यानी कि 2 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर ऐसा कोई चार्ज है जिसमें 3 साल की सज़ा है, मैक्सिमम सज़ा उसमें 3 साल की है, ठीक है, या 7 साल की सज़ा है मैक्सिमम,
ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, उसको कस्टडी में लिया, 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो मजिस्ट्रेट ने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो जुडिशियल कस्टडी में अब वो मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक रखा जा सकेगा? 60 डेज। 15 डेज तो यहाँ रह गया था, 60 डेज उधर रह सकेगा। इसके बाद में तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा बेल एंड बॉन्ड पे, उसको इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। 60 डेज में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर पुलिस कर क्या रही है? ठीक है, तो ये इसमें एक प्रिविलेज दे रखा है कि 60 डेज या 90 डेज का जो टाइम पीरियड है उसमें तो फिर उसको रिलीज करना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भी नहीं रख सकते अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती तो। हाँ, इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो जाती है, इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, तब फिर रख सकते हैं। एंड ऑन एक्सपायरी, साफ साफ लिखी हुई सब बात, on expiry of said period of 90 or the 60 days as the case may be, the accused person shall be released on bail if he is prepared to does furnish bail। तो ये बात ध्यान रखने की है कि ऐसा नहीं कि 60 डेज या 90 डेज वो कंप्लीट हो गया तो उसको कहेंगे चलो जाओ बाइज्जत बरी किया जाता है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, वो नहीं। उसको 60 डेज और 90 डेज के बाद भी रिलीज़ तभी किया जाएगा जब वो बेल एंड बॉन्ड दे के और रिलीज़ होने के लिए रेडी है, तो विदाउट बेल नहीं करना है उसको। एंड एवरी पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी so released under provisions of chapter 33 for the purpose of that chapter। क्या मुझे कोई बता सकता है चैट बॉक्स में चैप्टर 33 किससे डील करता है? एनीबडी कैन टेल मी कि चैप्टर 33 कौन किन प्रोविजन से डील करता है? नहीं आ रहा किसी के ध्यान में? बेल के प्रोविजन से डील करता है चैप्टर 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉजेस दे रखे हैं, नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, ऐसा नहीं हो सकता। जी रिचा आपने सही लिखा, बेल प्रोविजन। और किसने लिखा है ये आंसर? मुकेश ने भी सही लिखा, बेल से रिलेटेड, बिल्कुल ठीक है। ये क्लॉज बी में देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, इन्होंने लिखा है कि एक पर्सन को अरेस्ट किया और पुलिस ऑफिसर जाए मजिस्ट्रेट के पास में कि सर वो 24 आवर्स हो गए और ये इस पर्सन को हमने अरेस्ट किया, तो पर्सन को लेके नहीं गया, अकेला गया मैं पुलिस ऑफिसर, और पर्सन को हमने अरेस्ट किया था, इसको जरा है ना आप 1 हफ्ते की रिमांड पे दे दो। नहीं देगा मजिस्ट्रेट, मना कर देगा, बोलेगा पर्सन को लेके आओ मेरे सामने। चलो ठीक है, लिया है फर्स्ट टाइम तो, और उसके बाद में 7 डेज़ की रिमांड हो गई। फिर 7 डेज़ कंप्लीट होते ही वापस गया पुलिस वाला कि सर रिमांड और बढ़ा दो, फिर वो मना कर देगा। वो बोलेगा जितनी बार आपको रिमांड बढ़ानी है उतनी बार आप उस अक्यूज पर्सन को मेरे सामने इन पर्सन प्रेजेंट करो, तभी रिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। फर्दर क्या लिखा है देखो, नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास जाने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस। यानी कि इन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही ऐसा डिटेंशन दे पाएगा, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ये पावर नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कहती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी दे सकता है पुलिस कस्टडी अगर हाई कोर्ट ने उसको ऐसी पावर दी है। तो हाई कोर्ट तो उनके लिए सुपीरियर कोर्ट है, तो अगर हाई कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को पावर दे दी है कि आप पुलिस कस्टडी दे सकते हो, तो फिर दे देगा, फिर कोई टेंशन नहीं। एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है देखें ध्यान से, फॉर द avoidance of doubts it is hereby declared that notwithstanding the expiry of the period specified in paragraph A the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail। तो उसको ये जितना टाइम पीरियड रखा जा रहा है ना, वो भी तभी रखा जाए जबकि वो बेल नहीं फर्निश कर पा रहा है। अगर बेल फर्निश कर दे तब भी उसको रिलीज किया जा सकता है। और एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, if any question arises whether an accused person was produced before the magistrate as required under clause B। clause B में क्या लिखा था? clause B में लिखा था कि जितनी बार रिमांड बढ़ानी है तो आपको पर्सन को लाना पड़ेगा। the production of the accused person may be proved by his signature or the order authorizing detention। तो कैसे प्रूफ हो कि वो पर्सन वहाँ पे आया था? साइन करवाएंगे उसके, जो अक्यूज्ड पर्सन है ना उसके साइन करवाएंगे मजिस्ट्रेट साहब अपने सामने कि भाई आपका डिटेंशन बढ़ा रहा हूँ मैं, साइन करो।
or by the order certified by the magistrate as to production of the accused person through the medium of electronic video linkage as the case may be. अभी कोरोना काल चल रहा हो तो कोरोना काल में नहीं पॉसिबल है तो फिर ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज वाला सिस्टम रखेंगे. अभी तो सारी कोर्ट्स वैसी ऑनलाइन चल रही हैं. Provided further that in case of woman under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in. तो अब समझने वाली बात है, अगर वुमन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स है तो उसके साथ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए, उनके साथ में नरमी बढ़ती जानी चाहिए. तो क्या लिखा है, द कस्टडी ऑफ अ रिमांड होम और रिकग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन. तो ऐसी महिला को, ऐसी वुमन को पुलिस कस्टडी में ना देकर कस्टडी ऑफ रिमांड होम या फिर रिकग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा अगर वो 18 ईयर्स से कम की फीमेल है तो. सबसेक्शन 2A और इसमें इंसर्ट किया गया है, notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 2, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, may, where the judicial magistrate is not available, transmit to the nearest executive magistrate. अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है ना तो ऐसे काम के लिए वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी अप्रोच कर सकता है. कौन से काम के लिए, रिमांड वगैरह बढ़वाने के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी अप्रोच कर सकता है अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन सा वाला, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, अभी ऊपर बता दिया था फर्स्ट क्लास. ऑन whom the powers of a judicial magistrate or metropolitan magistrate have been conferred. A copy of the entry in the diary herein after prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to the executive magistrate and thereupon such executive magistrate may for the reasons to be recorded in writing. तो executive magistrate के पास में वो powers आ जाएंगी सारी अगर judicial magistrate अपनी पोस्ट पे नहीं है तो, और executive magistrate कुछ भी उसमें जो भी प्रोसीडिंग लेते हैं उनको राइटिंग में नोट डाउन जरूर करें. Provided that before the expiry of period aforesaid, the executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate the records of such together with the copy of the entries of the diary relating to the case. Case diary कहते हैं इसको, which was transmitted to him by the officer in charge of the police station or making such investigation. तो वो executive magistrate भी फिर वो जो जितने पीरियड का अरेस्ट रिमांड पीरियड दिया है उस रिमांड पीरियड के एक्सपायरी से पहले ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में वो सारी चीज़ें भेजेगा. सबसेक्शन 3 कहता है, अ मैजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर सो डूइंग. ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर एक बाइंडिंग है, जब जब वो रिमांड बढ़ाएगा, जब जब वो पुलिस कस्टडी बढ़ाएगा या फिर जुडिशियल कस्टडी में भी भेजता है तो राइटिंग में मेंशन करेगा कि क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से उसने ये पुलिस कस्टडी बढ़ाई है या फिर जुडिशियल कस्टडी में पर्सन को भेजा है. सबसेक्शन 4, एनी मजिस्ट्रेट अदर देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर विद हिज रीजन फॉर मेकिंग इट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऐसा कर रहे हैं तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये बातें भेजेंगे कि हमने ऐसा ऐसा एक अक्यूज है जिसकी रिमांड बढ़ाई है. इफ सबसेक्शन 5, इफ एनी केस ट्रायबल बाय अ मजिस्ट्रेट एज अ सम्मन्स केस की बात हो रही है, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन सच विच द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन. देखिए, दो तरह के केसेस होते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं. एक होता है सम्मन्स केस, दूसरा होता है वारंट केस. सम्मन्स केस कौन सा होता है, जो भी केस वारंट केस नहीं है वो सारे सम्मन्स केस हैं. बड़ा अजीब डेफिनेशन है. तो भाई वारंट केस कौन सा होता है, वारंट केस वो होता है जिसमें पनिशमेंट 2 years से ज़्यादा का है, यानी 2 years तक का पनिशमेंट जो है वो सम्मन्स केस हो जाएगा और 2 years से ज़्यादा का अगर पनिशमेंट है तो वो वारंट केस हो जाएगा. तो अगर कोई ऐसा केस है जिसमें 2 years तक का पनिशमेंट है यानी कि सम्मन्स केस, और उसका इन्वेस्टिगेशन अगर 6 months में कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देगा, बंद करो इन्वेस्टिगेशन. तुम 6 महीने में, छोटे सा केस है, 2 साल से ज़्यादा तो उसमें सज़ा नहीं है, जिसमें 6 महीने तो तुमने इन्वेस्टिगेशन में ख़राब कर दिया, बंद करो. conclude within a period, or if investigation is not concluded within a period of 6 months from the date on which the accused was arrested, the magistrate shall make an order stopping further investigation into the offence
unless the officer making the investigation satisfies the magistrate that the special reasons and in the interest of the justice the continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary. या तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कन्वेंस कर दे इस बात के लिए कि नहीं नहीं सर जरूरी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इट इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू विद द इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज 6 मंथ्स में उसको क्लोज करना ही पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन. Subsection 6, where any order stopping further investigation into an offence has been made under subsection 5 of the sessions judge may, if he is satisfied on an application made to him or otherwise that further investigation into the offence ought to be made, vacate the order made under subsection 5 and direct further investigation to be made into the offence subject to such directions with regard to the bail and other matters as he may specify. मान लीजिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसने तो बोल दिया भले नहीं इन्वेस्टिगेशन बंद करो, तो क्या बंद करना ही एक लास्ट ऑप्शन है? नहीं. कोर्ट ऑफ सेशन के पास में अगर एप्लीकेशन आती है इन्वेस्टिगेशन को रीओपन करने के लिए तो सेशन जज इसके बारे में ऑर्डर कर सकेगा सेटिस्फाई होने पर कि आप इन्वेस्टिगेशन वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उस अक्यूज्ड को बेल एंड बॉन्ड पे रिलीज भी कर सकेगा. ये था हमारा सेक्शन 167. सेक्शन 167 जो डील करता है किससे? डील करता है रिगार्डिंग द procedure when investigation cannot be completed in 24 hours. आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, सभी बातें क्लियर हुई होंगी. कोई भी कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर माइक एनेबल करके पूछ सकते हैं. इसके आगे के सेक्शंस को हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे.